Okay, let's move on to second interpolation formula given by the Newton, which is Newton backward difference interpolation formula. ओके हमेशा की तरह इंटरपोलेशन में लिस्ट ऑफ एब्सिस और ऑर्डिनेट्स होंगे और न्यूटन फॉरवर्ड की तरह न्यूटन बैकवर्ड के लिए भी जो आपके एब्सिसाज हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होने चाहिए। इस पे हम पिछली वीडियो में काफ़ी बात कर चुके हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाली वीडियो में। सो डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में? फॉरवर्ड का जो फार्मूला था उसमें आप स्टार्टिंग एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे ज्यादा फोकस करते थे, इसमें एंड वाले एब्सिसा पे ज्यादा फोकस होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट पे। सो ये फार्मूला एक एफ की फॉर्म में है, लेकिन जनरली अगर वाई की फॉर्म में लिखें तो वो ये फार्मूला सेकंड वाला बनेगा। सो इस फार्मूला को हम कंपेयर करते हैं फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड में स्टार्ट में वाई नॉट था, इधर वाई एन विच इज लास्ट ऑर्डिनेट। फॉरवर्ड में यहाँ पे डेल्टास थे, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब वाई नॉट। लेकिन यहाँ पे नेबलाज होंगे, ये नेबलाज हम देखेंगे ये कहाँ से मिलेंगे। और फॉरवर्ड में यहाँ पे p इंटू पी माइनस वन, पी माइनस टू चलता था, लेकिन इसमें p प्लस वन, इधर भी p प्लस वन एंड p प्लस टू, इस तरह ये फॉर्मूला चलेगा। ओके फॉरवर्ड में हमारा p जो था वो बेसिकली x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई था, बट इस केस में p हमारा x माइनस एक्स एन विच इज लास्ट एब्सिसा डिवाइडेड बाय स्टेप साइज। सो स्टेप साइज की वजह से ये बैकवर्ड का फार्मूला भी यूनिफॉर्मली स्पेस एब्सिसास के केस में वर्क करता है। ओके सेम सवाल जो हमने फॉरवर्ड से किया था उसको बैकवर्ड से करते हैं और डिफरेंस देखते हैं क्या आता है इस केस में। सो हमने वही क्वेश्चन उठा लिया, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड करना है जो इन एब्सिस और ऑर्डिनेट से पास करेगा, और फिर इस केस में हम x इक्वल 2.5 पे वैल्यू मैनिपुलेट करते हैं। बेसिकली हमें हमने फाइंड तो पोलिनोमियल करना है, अगर पोलिनोमियल फाइंड हो गया तो फिर तो हम किसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं। सो द आइडिया इज वही सवाल है जिसको हमने अब न्यूटन बैकवर्ड के फॉर्मूला से करना है। तो सबसे पहला काम इसमें भी वही करेंगे, हम जो अपना डेटा है उसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि डेटा को मिस रीड ना कर जाए। सो यहाँ पे हमारे 5 डेटा पॉइंट्स है, तो एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ तो एक्स फोर तक मैक्सिमम जाएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई फोर हो जाएगा। फिर अगेन 5 डेटा पॉइंट है तो मैक्सिमम हमारे पास पोलिनोमियल बनेगा डिग्री 4 का। सो डिग्री 4 का पोलिनोमियल अगर बैकवर्ड की फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, तो मैक्सिमम आप नेबुला 4 तक जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं लास्ट आर्गुमेंट यूज कर रहा हूँ, लास्ट ऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ, y4 विच इज द लास्ट ऑर्डिनेट। सो y4 नेबुला y4, नेबुला स्क्वायर y4, नेबुला क्यूब y4 एंड नेबुला 4y4। सो इस फॉर्मूला के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक तो ये पी तो हमें पता लग गया हम कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन बेसिक चीज ये नेबुलास कहाँ से आने हैं ये हमारा सवाल है। नेबुला स्क्वायर, नेबुला, नेबुला क्यूब। सो हम सबसे पहले टेबल जनरेट कर लेते हैं, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन टेबल। बिल्कुल सेम टेबल जनरेट होगा जिस तरह फॉरवर्ड के केस में जनरेट किया था। एब्सिसार लिख लिए, ऑर्डिनेट्स लिख लिए, इन दोनों को माइनस किया, दिस इज 3, इन दोनों को माइनस किया 1। फिर इसी तरह अगले केस में इन दोनों को 1 माइनस थ्री किया -2। बिल्कुल सेम टेबल है जितना फॉरवर्ड में जनरेट किया था, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे हमने ये जो ट्राइंगल्स हैं इनको उल्टी कर दिया, जो डेल्टा थे उनको नेबला बना दिया, नेबला स्क्वायर। दूसरा डिफरेंस, उस केस में हमने ऊपर वाला डायगोनल उठाया था, डायगोनल एंट्रीज उठाई थी। इस केस में हमने नीचे वाली एंट्रीज उठानी है। दिस इज माई y4, this is nebula y4, this is nebula square y4, nebula cube y4 and nebula 4y4। तो ये चीजें हमें मिल चुकी हैं, इनको हमने अपने फॉर्मूला में पुट करना है। p हम फाइंड कर लेंगे विच इज x माइनस लास्ट एब्सिसा, लास्ट एब्सिसा इज 6 है, लास्ट एब्सिसा। सो p हमारा इस केस में आ गया x माइनस 6। p भी मिल गया, नेबुलास भी मिल गया, सब कुछ इस ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है, उसको सॉल्व करना है एट दी एंड, और हमारे पास p4 का पोलिनोमियल जनरेट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये पोलिनोमियल बिल्कुल सेम जनरेट हुआ है जो पोलिनोमियल हमने न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला करके जनरेट किया था। सो उसके बाद वैल्यू इंटरपोलेट कर लेंगे जिस पॉइंट पे उसने हमें कहा है, और यहाँ पे हमारा ये सवाल खत्म हो जाएगा। अब हमें बनाना है इसका कोड, और कोड में सबसे पहले हम इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल जनरेट करना है। बेसिकली टेबल सेम है लेकिन हम जनरेट उसे
किसी और तरह करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो दूसरा पार्ट होगा कोड का, हमने बैकवर्ड डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने पॉलिनोमियल जनरेट करना है। सो इसका कोड बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैटलैब ओपन करता हूँ और जो फॉरवर्ड डिफरेंस का मैंने कोड बनाया था उस सारे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एक नई फाइल में, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें फॉरवर्ड की तरह इस मेथड में सेम है, जैसा कि हमारे इंग्रेडिएंट्स जो कि लिस्ट ऑफ एब्सिसास, लिस्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स और पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन। ओके, यहाँ पे हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल जनरेट करना है। सो मैं ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बी नाम दे देता हूँ उस मैट्रिक्स को जिसके अंदर मैंने टेबल जनरेट करना है। ऊपर वाली दोनों चीज़ें सेम, एन में मैं लेंथ स्टोर करवा रहा हूँ, जितने एब्सिसास होंगे ऑफ कोर्स उतने क्रॉस उतने का टेबल जनरेट होगा। इस पर भी बात करते हैं और वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। सो हमने पहला काम लिया कि बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल जनरेट करना है। सो टेबल जनरेट करने के लिए मैंने फिर एक जनरल मैट्रिक्स लिया और उस मैट्रिक्स में मैंने अपने उस टेबल की एंट्रीज इस तरह स्टोर करवाई कि मेरा ये जो डायगोनल है ये 15 से ऊपर जो जा रहा है इसके अंदर वो एंट्रीज हैं जो मेरी ज़रूरत की एंट्रीज है, जो मेरे नेबलाज हैं। ओके, ये तो मैंने स्टोर करवा दिया, लेकिन ये हासिल कैसे हो रही हैं? अगर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस डायगोनल में अपने नेबुलास को स्टोर करवाऊं। सो उसके लिए मैंने देखा कि जनरली क्या हो रहा है। ओके, अगेन पहला कॉलम जो है वो पूरा का पूरा ऑर्डिनेट्स है। पहला कॉलम जो है वो पूरा का पूरा ऑर्डिनेट्स है। सो मैं फिर इसमें भी यही करूंगा कि जो मेरा बी का फर्स्ट कॉलम है वो पूरा का पूरा वाई आ जाएगा जिसमें लिस्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स है। ओके, अब बात आनी है कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलने हैं। अगेन वही बात कि अब जो एंट्रीज मुझे चाहिए, ये वाली एंट्री चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये वाला जो पूरा कॉलम है ये कॉलम नंबर 2 है। सो कॉलम 2 से मेरी एंट्रीज स्टार्ट होंगी, क्योंकि कॉलम नंबर फिक्स करके मैं रोज चेंज करता हूँ। कॉलम 2 फिक्स हुआ, 1 2 3 4 रो चेंज हो रही। ओके, अगली दफा कॉलम 3 फिक्स हुआ, रोज 1 2 3। अगली दफा कॉलम 4 फिक्स हुआ, रो 1 2, एंड अगली दफा कॉलम 5 फिक्स हुआ। सो कॉलम मेरे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और कॉलम मेरे फिक्स होके रोज चेंज होती हैं। तो मैंने बताया था कि जिस चीज को हम फिक्स करके दूसरी को चेंज करते हैं, जो चीज फिक्स करनी होती है उसे हम बाहर वाले लूप में चलाते हैं। तो इसमें भी सेम केस होगा। जो जे जे मैं जनरली अपना कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहा, इसलिए मैंने जे को 2 से एन तक चला दिया। कॉलम फिक्स होगा और रोज चेंज होगी। अब बात आती है कि रोज कहाँ से चलेंगी और कहाँ तक जाएंगी। पहले केस में जब कॉलम नंबर 2 चलेगा, रो नंबर चलनी 1 से है लेकिन 4 तक जानी है। फिर रो 1 से चलनी है 3 तक जानी है, अगले कॉलम में 1 से चलनी है 4 2 तक, एंड अगले में सिर्फ 1 से चलनी है और वही रो होगी। सो द आइडिया इज कि रो चलती नंबर 1 से है। सो यहाँ पे जो आई है रो नंबर वो चलना 1 से है, लेकिन उसने जाना कहाँ तक है ये डिफरेंट है इस केस में। पहले इस कॉलम के केस में, कॉलम नंबर 2 के केस में रो 4 तक जा रही है, फिर रो 3 तक जा रही है, फिर रो 2 तक जा रही है और फिर रो 1 तक जा रही है। सो इस चीज को करने के लिए मैं आई की एंडिंग वैल्यू ऐसी मेंशन करूंगा, आई चलना 1 से है, एंड पे मैं एक ऐसा नंबर ले लूंगा जो हमेशा फिक्स रहता है, जो कि n है। n मेरा हमेशा फिक्स रहना है। n इज लेंथ ऑफ x। फिलहाल अगर हम इस सवाल के लिए सोचें तो n में मेरे 5 स्टोर है। ओके, पहले केस में जब कॉलम नंबर 2 होना है तो रो ने चलना है 4 तक, तो कॉलम फिक्स होके रोज में चलना है, तो मैं कॉलम वाले वेरिएबल को कुछ यूज करूंगा। n मेरा 5 है, मैं अगर n माइनस जे कर देता हूं तो पहले केस में n-5 माइनस 2 इज 3, लेकिन 3 तक चल रहा है। मेरा यहाँ पे केस है रो 4 तक चलती है, फिर रो 3 तक चलती है। सो मुझे इसमें एक +1 भी कर देना चाहिए। अब क्या होगा, कॉलम नंबर 2 चलेगा, उस केस में रो चलेगी n विच इज 5। सिर्फ समझाने के लिए n इस केस में 5 माइनस j इज 2, 5 माइनस 2 इज 3 प्लस 1 4, तो रो चली 4 तक। ओके, इसे देखते हैं आगे भी ये काम कर रहा है। कॉलम 3 j में जब 3 आएगा तो n माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, सो रो चलेगी 3 तक।
देन लास्ट अगला केस देख लेते हैं, कॉलम नंबर 4 रो 5 minus 4 is 1, 1 plus 1 is 2. सो फोर्थ कॉलम में रो 2 तक जा रही है और अगले में 1 तक चलेगी। सो हमने अपनी एंट्रीज को तो टारगेट कर लिया जिन जिनको हमने चेंज करना था। अब हमने करना क्या है उनके अंदर, ऑफ कोर्स मैंने टेबल अपना बी वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है। सो हियर इट इज बी की ith रो jth वैल्यू कैसे मिलेगी, वापस आते हैं। ओके, इनमें पैटर्न ऑब्जर्व करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चाहिए तो रो सेकंड कॉलम फर्स्ट मींस रो इससे एक आगे, इससे एक आगे और कॉलम उससे एक पीछे। सिमिलरली 2 2 रो एक आगे कॉलम एक पीछे, इसमें भी रो नंबर एक आगे कॉलम नंबर एक पीछे। तो ये कैसे मिलेगी, बी की रो नंबर एक आगे विच इज i प्लस 1, कॉलम नंबर एक पीछे विच इज j माइनस 1, माइनस होगी ये। ओके, हेयर रो नंबर वही कॉलम एक पीछे, रो नंबर वही, इस एंट्री से देख रहा हूँ मेन एंट्री से, रो नंबर वही कॉलम एक पीछे, रो नंबर वही कॉलम एक पीछे, रो नंबर वही कॉलम एक पीछे। आगे भी देख लेते हैं कि यही पैटर्न है, रो नंबर वही कॉलम पीछे, रो नंबर वही कॉलम पीछे, रो नंबर वही और कॉलम एक पीछे। सो रो नंबर वही मींस ith रो एंड कॉलम एक पीछे मींस j माइनस 1 और b के अंदर हमने इस टाइम स्टोर करवाया है। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो चीजें फिलहाल रिमूव करते हैं और देखते हैं हमारा टेबल सही जनरेट हुआ है और एट द एंड हम b को देख लेते हैं। सो लेट्स रन द कोड, और रन करने के लिए पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। ओके, NBIF के नाम से मैंने सेव कर लिया और एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स देने की बारी आ गई। वही एब्सिसास दे रहा हूँ और वही ऑर्डिनेट दे रहा हूँ जो मेरे उस क्वेश्चन में, ताकि मैं टैली कर सकूँ कि क्या ये सही दे रहा है। पॉइंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन देने की जरूरत नहीं है पर हम दे देते हैं। ओके, सो सी दिस इज फर्स्ट कॉलम विच इज 4 7 8 11 15। और अब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमारा ये बिल्कुल सेम बना इस टेबल की तरह। ओके, 3 1 3 4 जो कि फर्स्ट कॉलम और एंड पे 0, -2 2 1 4 -1 एंड -5। सो मेरे ये जो डायगोनल है 15 4 1, इसके अंदर मेरे नेबुलास आ रहे हैं जो मुझे चाहिए हैं अपना बैकवर्ड का पोलिनोमियल बनाने के लिए। तो वापस आ जाते हैं और पोलिनोमियल पे काम करते हैं। ओके, इस केस में भी प्रोसेस वही है जिस तरह से मैंने फॉरवर्ड में उल्टा चला था और एंड वाले पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवा करवा के हत्ता कि मैं एंड तक पहुंचा। सबसे पहले हमारे पास ये नेबुला 4 जो कि ये वैल्यू -5 है, इसने मल्टीप्लाई होना है इस वैल्यू से। सेकेंडली इसमें p थोड़ा सा डिफरेंट है, p x माइनस x की लास्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू नहीं है, जो कि इस केस में x4 है, उसकी जगह 6 पुट हो गया। h स्टेप साइज इस केस में लकीली 1 है और हमारा जो p बना वो x माइनस 6 बन गया। सो इस p को ऊपर सब्सटीट्यूट करना है और ऊपर p माइनस 1 नहीं है, बेसिकली p प्लस 1 है, p प्लस 1 है, p प्लस 2 है। सो माइनस की जगह प्लस का साइन आएगा। तो प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो वही है, लास्ट वाला नेबुला पहले मल्टीप्लाई होना है इस वाले पोलिनोमियल से, लेकिन इसको हासिल कैसे करना है, ये विद द हेल्प ऑफ p होना है। पहले p फाइंड होना है और p के अंदर 3 ऐड होना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली एंट्री पड़ी किसमें है, ये जो -5 वाली एंट्री है इसे देखते हैं ये कहाँ पड़ी है। अगर मैं कोड में वापस जाऊं और इधर देखूं तो ये एंट्री इस जगह पे हमेशा पड़ी होगी, जो कि रो नंबर फर्स्ट होगी। रो हमेशा फर्स्ट होगी लेकिन कॉलम नंबर nth होगा। इस केस में तो 5th कॉलम है लेकिन nth इन जनरल बोल रहा हूँ कि nth कॉलम में ये एंट्री पड़ी होगी। सो मैं उसी तरह इस C में स्टोर करवाऊंगा, नॉट F, हमारे B में टेबल है, B की फर्स्ट रो एंड nth कॉलम वाली एंट्री, वो लास्ट वाला नेबुला इसमें स्टोर करवा रहा हूँ। ओके, लूप इस केस में फिर वही उल्टा चल रहा है, वही वाला उल्टा प्रोसेस करना जिस तरह फॉरवर्ड में किया है। इसमें मैं इतनी डिटेल में अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि फॉरवर्ड वाली वीडियो में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लूप n-1 से क्यों चल रहा है, क्योंकि हम मैक्सिमम नेबुला 4 तक जा रहे हैं और नीचे 4 फैक्टोरियल है। ओके, और डिक्रीमेंट हो रहा है -1 का। ओके, इस केस में पोलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, पोली ऑफ x की नॉट फर्स्ट वैल्यू, x की nth वैल्यू डिवाइडेड बाय h,
और p की सेकंड वैल्यू इज नॉट p की सेकंड वैल्यू -1, इस केस में होनी है p की सेकंड वैल्यू +1, क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा हमारा चेंज है। सो ये प्रोसेस होने के बाद मेरा ये जो p है ये p+3 ये इसमें कन्वर्ट हो गया x-3 में, और अब कॉन्वोल्यूशन लेना है इस लास्ट वाली वैल्यू का इसके साथ। लास्ट वाली वैल्यू मेरी ऑलरेडी c में स्टोर है, तो उसका मैंने कॉन्वोल्यूशन ले लिया p के साथ, और k को भी फौरन से डिवाइड कर दिया, जो कि अगले केस में ये कॉमन आने के बाद यहाँ पे डिवाइड होना है। सो लूप की लाइन नंबर 3 के अंदर ये कॉन्वोल्यूशन होके ये नीचे वाला जो 4 है ये भी मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड में कर चुके हैं। और फिर वो एडिशन के लिए ये जो ये वाला एडिशन करनी है, इस एडिशन को इसके कॉन्सेप्ट से करने के लिए मुझे सी की लेंथ m में स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दफ़ा पोलिनोमियल की डिग्री चेंज होगी, और जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसकी लास्ट वाली जो एंट्री होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब बात ये होती है कि ये कांस्टेंट एंट्री ने ऐड होना है नेबुला के साथ, और नेबुला को किस तरह टारगेट करें। नेबुला ऑफ कोर्स हमारा पड़ा हुआ है बी के अंदर, लेकिन उसकी एंट्री कौन सी टारगेट करनी है। सो देखें ये तो हो चुका है, अब होना है इसने मल्टीप्लाई। तो ये है बेसिकली सेकंड रो में, और कॉलम नंबर 4th, थर्ड रो कॉलम नंबर 3, एंड fourth row column second, and fifth row column first. So generally कॉलम नंबर तो इजी हो रहा है क्योंकि कॉलम 4 3 2 1 इस तरह हो रहा है, और k के अंदर हमारा उल्टा इसी तरह चल रहा है। k अंदर 4 वैल्यू ला रहा है, 3 वैल्यू ला रहा है, 2 वैल्यू ला रहा है, और 1 वैल्यू ला रहा है। सो कॉलम नंबर तो हमारा kth ही रहेगा, लेकिन द थिंग इज रो नंबर किस तरह टारगेट की जाए b की। इस रो को कैसे टारगेट किया जाए, ये रो नंबर सेकंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, एंड फिफ्थ है। सो इसके लिए वही तरीका जिस तरह हमने ऊपर लूप इस वाली जगह पे हमने ये सीखा था। हम सबसे पहले वो एंट्री को टारगेट करते हैं जो फिक्स है। सो एन इज फिक्स हेयर, एन माइनस करते हैं, और के यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो अब देखते हैं n हमारा 5 है एंड k में फर्स्ट टाइम आ रहा है 4। सो n 5 माइनस 4 इज 1, लेकिन हमने तो रो नंबर टारगेट करनी थी सेकंड, सो हम इसमें एक 1 ऐड भी कर देते हैं। सो नेक्स्ट के केस में देखते हैं जब k अपने अंदर 3 लेकर आएगा, देन 5 माइनस 3 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, थर्ड रो टारगेट करनी थी, यस थर्ड रो टारगेट करनी थी। अगले केस में हम k अपने अंदर 2 लेकर आएगा, 5 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, क्या हमने फोर्थ रो टारगेट करनी थी, यस हमने फोर्थ रो टारगेट करनी थी। नेक्स्ट टाइम k अपने अंदर 1 लेकर आएगा, एंड n माइनस 5 माइनस 1 is 4, 4 plus 1 is 5, क्या हमने फिफ्थ रो टारगेट करनी थी, यस हमने फिफ्थ रो टारगेट करनी थी। दैट्स इट, कोड इज कंप्लीट। और जब ये अब वापस लूप से बाहर निकलेगा, सी के अंदर हमारा पोलिनोमियल स्टोर होगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे p को भी लिख देता हूँ कि हर लूप के बाद क्या p में क्या वैल्यूज आ रही हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। और चलें सी को भी हम सेमीकोलन हटा देते हैं, इसको भी देखने के लिए कि क्या एंट्रीज आ रही हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम है क्योंकि हमने फॉरवर्ड का कोड कॉपी किया, उसी तरह पोलिनोमियल एवेलुएट करना है गिवन पॉइंट पे, और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन हम कोड को एक दो बार रन कर लेते हैं ताकि हम देखें कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या वाकई ही पोलिनोमियल मिल रहा है। 2.5 ओके, ग्राफ तो आ रहा है लेकिन पोलिनोमियल मुझे इस टाइम फॉर्मेट शॉर्ट में नज़र आ रहा है, डेसिमल्स में नज़र आ रहा है, तो उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं क्या हमें p वही मिलते हैं। सो फर्स्ट टाइम p इज x माइनस 3, देन x माइनस 4। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं। पहले केस में यहाँ देखें x माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ था, वो सारा प्रोसेस होने के बाद अब बारी है x माइनस 4 की। यस, नेक्स्ट टाइम x माइनस 4 आ रहा है, वो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है। ओके, मैं एक दफ़ा इसे फॉर्मेट रैशनल कर देता हूँ। ओके,
सो अब चीज़ें आसान होगी। सो x माइनस 3 और वो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ये मिला, कंपेयर दिस -5x/4 प्लस 15/4, यही था। और उसके बाद वो एडिशन अभी परफॉर्म वाला मैंने नहीं देखा, ये वाली एडिशन परफॉर्म होनी थी और फिर ये 11/4 हो जाना था। देन नेक्स्ट टाइम इज x माइनस 4 की मल्टीप्लिकेशन होनी है और ये मिलना है। फिर हमें x माइनस 5 की मल्टीप्लिकेशन होनी है और ये वाला पोलिनोमियल मिल जाना है। और उसके बाद उसकी लास्ट एंट्री एडिशन होनी है, ये वाली जो एंट्री है, ये जो नेबुला, ये एडिशन होने के बाद लास्ट एंट्री उसकी लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो वो में हमने यहाँ पे फिलहाल नहीं देखा। दैन x माइनस 6 की बारी आएगी एट दी एंड। अगर देखें तो ये x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके अंदर 15 ऐड होने के बाद फाइनली हमारा पोलिनोमियल ये बन जाएगा, जिसे हम देख लेते हैं। -5/24 x4 प्लस 43/12 x3 -523/24 x2 प्लस 689/12 x -49 सॉरी, एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.56.1953। और आप तो किसी पॉइंट पे भी अब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पोलिनोमियल आ गया। और ये उसका ग्राफ है जो कि बिल्कुल सिमिलर है, पोलिनोमियल बिल्कुल सेम जनरेट हुआ है। फॉरवर्ड से भी यही पोलिनोमियल जनरेट हुआ था और बैकवर्ड से भी वही जनरेट हुआ है डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद। ओके, अब एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड है, ये यूनिफॉर्म स्टेप साइज के लिए काम करता है, लेकिन मेरा ये जो कोड है ये अपनी किसी भी जगह चेक नहीं कर रहा कि आपका जो कोड है, वो जो आपने जो एप्सिसास दिए हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं या नहीं, ये कोड कहीं पे चेक नहीं कर रहा। ओके, उसके लिए हम इस कोड में थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा ये कोड अब ये भी चेक करे कि डेटा यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। अगर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है तो उस केस में इसको परफॉर्म ना करे, इस न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड दोनों को। हम फिलहाल बैकवर्ड में ऐड करें और यही चीज़ आप फॉरवर्ड में ऐड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि मैं इसमें एक काउंट का वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं 0 स्टोर कराता हूँ इनिशियली। देन मैं एक लूप लगाता हूँ टू चेक ऑल दी डेटा पॉइंट्स, सबका डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ। और एच में मैंने पहले दो का डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है जिसको मैं रेफरेंस के तौर पे यूज करूंगा। सो लूप में लेट से अपना चला लेता हूँ, एक ए वेरिएबल ले लेता हूँ स्मॉल ए, जो मैंने कहीं यूज नहीं किया, और उसको चलाता हूँ 2 से लेकर n-1 तक। इसके बिहाइंड रीजन क्या है वो भी बताते हैं। और हम एक बी वेरिएबल ले लेते हैं जिनमें हम डिफरेंस स्टोर करवाएंगे x की a प्लस 1 वैल्यू माइनस x की एथ वैल्यू। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर डेटा पॉइंट्स 5 हैं तो टोटल डिफरेंसेस उसके 4 होंगे। अगर डेटा पॉइंट्स 6 हैं तो डिफरेंसेस 5 होंगे, तो हमेशा डिफरेंस एक कम होता है। ओके, इसलिए लूप हमने n-1 तक चलाया। सेकेंडली, पहले दो डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके h में स्टोर कर चुका हूँ, जिसे मैंने एज अ रेफरेंस यूज करना है। तो इसलिए लूप को मैंने स्टार्ट 2 से किया है, तो फर्स्ट टाइम ये x3 माइनस x2 करेगा क्योंकि x2 माइनस x1 ऑलरेडी h में हो चुका है। तो x3 माइनस x2 करेगा, फिर x4 माइनस x3, देन x5 माइनस x4, और इस तरह ये चलेगा। ओके, जब भी ये दो एंट्रीज का डिफरेंस कैलकुलेट करके बी में स्टोर करेगा, मैं इस बी को कंपेयर कर लूंगा, इस बी को मैं कंपेयर कर लूंगा अपने एच के साथ। अगर बी एच के इक्वल ना हुआ, इफ बी इज नॉट इक्वल टू एच, तो उस केस में क्या हो, उस केस में मैं काउंट वेरिएबल को छेड़ दूंगा। काउंट वेरिएबल तो मैं छेड़ दूंगा, उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ लेट्स से। अब जब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा सारे डेटा पॉइंट्स को चेक करने के बाद, इस कंडीशन में, इसकी कंडीशन में वो तभी गया होगा जब ये b का, यानी कि जो डिफरेंस कैलकुलेट हुआ है, ये मेन रेफरेंस डिफरेंस से डिफरेंट है। सो काउंट की वैल्यू अगर 0 से छिड़ी हुई तो इसका मतलब कि हमारा डेटा यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है। सो मेरा काउंट वेरिएबल डिसाइड करेगा, इफ काउंट इक्वल टू 0 देन DISP data is uniformly spaced, else ऑब्वियसली अगर काउंट में 0 नहीं होगा तो कुछ और चीज होगी। सो हम उस केस में डिस्प्ले कर देंगे data is not uniformly
पेस्ट एंड कर देते हैं। ओके, कोड की कुछ फालतू की चीज़ें जो हमने समझने के लिए की थी उसको रिमूव कर देते हैं। सी को देखने की जरूरत नहीं और सी को सेमीकोलन कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, अब हमारा एम है कि हमने देखना है कि डाटा यूनिफॉर्मली स्पेस है या नहीं। सो फर्स्ट मैं वही केस डाल रहा हूँ जिसमें मैंने अपना अभी तक सवाल हल किया है, क्योंकि डाटा यूनिफॉर्मली स्पेस 2 3 4 5 6 है यूनिफॉर्म स्टेप साइज और कुछ भी डाल देते हैं। सो हियर आई कैन सी डाटा इज यूनिफॉर्मली स्पेस उसने कहा है। एंड देन सेकंड केस हम कुछ ऐसा डेटा डालते हैं जिसमें कोई एक पॉइंट ऐसा डाल देते हैं जो कि ख़राब है। फॉर एग्जांपल मैं इधर 4.5 कर देता हूँ एंड देन एब्सिस ऑर्डिनेट्स कुछ भी डाल देता हूँ एंड 2.5। ओके, डाटा इज नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस। यू कैन सी हियर कि हमारा वो जो चीज़ वर्क कर रही है वो लॉजिक बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अब सेकेंडली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ये करते हैं कि हमें इस प्रोसेस को करना उसी केस में है जब डेटा यूनिफॉर्मली स्पेस होगा। अगर डेटा यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं है तो हम इस सारे प्रोसेस को नहीं करना चाह रहे। सो ये जो सारा प्रोसेस है इसको मैं कट कर लूंगा एंड देन उस वाली इफ में डालूंगा जिसमें डाटा इज यूनिफॉर्मली स्पेस है, वहां पेस्ट कर दूंगा एंड देन मैं रन करूंगा। तो अब ये उसी केस में रन होगा जब डाटा यूनिफॉर्मली स्पेस। अभी मैं देता हूँ डाटा इज नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस। यू कैन सी हियर आई गिव 4.5 जिसकी वजह से डाटा यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं है, अंदर जो स्टेप साइज है वो डिफरेंट आ गया एंड देन 2.5 डाटा इज नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस और प्रोसेस नहीं हुआ। और अब मैं रन करता हूँ उस केस के लिए कि डाटा यूनिफॉर्मली स्पेस हो। तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, देन इसको मैं 2.5। सो डाटा इज यूनिफॉर्मली स्पेस एंड प्रोसेस हो गया। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।